will be leaving very soon. It's an invasion of Lebanon. It's a violation of their territorial sovereignty. در شب تولد جمهوری اسلامی رئیس جمهور در नमस्कार, आदाब। आपके साथ में स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और आज यानी कि 1 अप्रैल को मैं एक बार फिर से हाजिर हूं। इस वक्त इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े हुए युद्ध को लेकर तमाम जितने भी बड़े अपडेट्स हैं, इस व्लॉग में मैं आपको जानकारी दूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ताजा बयान दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एग्जिट करने को लेकर क्या बातें कही हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्योंकि उनके अपने सहयोगी अब उनसे जो है बेहद गुस्से में है। मार्क कार्नी हो कनाडा के प्रधानमंत्री या फिर जॉर्जिया मेलोनी जो कि इटली की फार राइट प्रधानमंत्री है, इन लोगों ने अब इजराइल को भी खरी खोटी कहना शुरू कर दिया है। उस पर भी बात करूंगी मैं। साथ ही बताऊंगी कि किस तरीके से ईरान के जो हुक्मरान हैं, जो नेता हैं, वो अभी भी आम लोगों के बीच भी पहुंच रहे हैं और इन खबरों को भी बेसलेस बता रहे हैं कि ईरान समझौते के लिए तैयार है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, अगर आप इस चैनल के वीडियोस को देखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिए तमाम अलर्ट्स के लिए जब भी हम फ्रेश वीडियो अपलोड करें। लेकिन शुरुआत इस ब्लॉग में मैं करना चाहूंगी उन बच्चों की बात से, जो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे इस युद्ध के कारण, जो बच्चे उन हुक्मरानों की लालच और पॉलिटिकल ग्रीड की कीमत चुकाते हैं जो इस युद्ध को छेड़े हुए हैं। किसी भी युद्ध में जब हम कहते हैं कि भाई ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है, पूरे दुनिया भर में इस वक्त ऊर्जा का संकट है, उसका असर देखने को मिल रहा है। भारत में आज फिर से बहुत प्राइस हाइक की गई है। कमर्शियल सिलेंडर्स में, छोटे 5 किलो के सिलेंडर में एटीएफ जो एयर टर्बाइन फ्यूल होता है, जिससे एयरक्राफ्ट वगैरह की जो है प्राइसेस इन्वॉल्व रहती हैं, उनमें भी बहुत बढ़ोतरी आई है। वो एक अलग व्लॉग में मैं आपको उसकी जानकारी दूंगी। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, इन सब से ज्यादा जो नुकसान है वो तब होता है जब जिंदगियां चली जाती हैं, परिवार उजड़ जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों की अगर जान जाती है तो इन बच्चों का क्या होना है, इन बच्चों की क्या गलती है। दुनिया में आए हैं और इस तरीके से जो है युद्ध के बीच में इनकी अगर जिंदगी छीन ली जाती है, ये आने वाले कल को देख भी नहीं पाते हैं। आप सोचिए, 1 महीने के इस युद्ध में यूनिसेफ जो यूएन बॉडी है, जो दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट्स में, युद्ध में बच्चों के हालात पर खास काम करता है, रिसर्च करता है, उन्होंने आंकड़ा जो जारी किया है उसमें कहा गया कि 340 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है इस 1 महीने के युद्ध में। इसमें ईरान में 216 बच्चे मारे गए हैं और 1767 बच्चे जख्मी हुए हैं। 216 बच्चे 1 महीने में, आप सोचिए 30 दिनों में 216 बच्चे। लेबनान, जहां इजराइल की ग्राउंड डिफेंसिव जारी है, वहां 124 बच्चे मारे जा चुके हैं, 413 बच्चे जख्मी हुए हैं। लेबनान में तो जर्नलिस्ट्स को भी मारा है इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, सीधे टारगेट किया है। और कल हमने व्लॉग किया था जिसमें आपको बताया था कि वहां यूएन के जो पीस कीपर्स हैं उनकी जानें गई हैं, इजराइल के भी सैनिकों की जान जा रही है। वहां बेरूट से एक पत्रकार एना के साथ मैंने अंग्रेजी में बातचीत की है, उस व्लॉग को जरूर देखिएगा। इजराइल में 4 बच्चों की जान गई है, 862 बच्चे जख्मी हुए हैं। जिस युद्ध की शुरुआत नेतन्याहू ने की, ऐसा नहीं है ना कि वो इस युद्ध से खुद को और अपने देशवासियों को बचा पा रहे हैं। 4 बच्चों की जान वहां पे भी गई है। कुवैत में 1 बच्चे की जान गई है। बहरीन में 4 बच्चे जख्मी बताए जा रहे हैं। जॉर्डन में 1 बच्चा जख्मी बताया जा रहा है। क्या गलती है इन बच्चों की? और इसी दौरान 1 महीने में, क्योंकि फिलिस्तीन को मत भूलिए, गाजा को मत भूलिए, वहां तो जेनोसाइड, वहां तो नरसंहार चल रहा है। 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास का हमला हुआ, उसके बाद से बदले के नाम पर नेतन्याहू ने नरसंहार को अनलीश किया है गाजा में। कंप्लीटली डिस्प्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्स में 75,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। और इस 1 महीने के दौरान जब ईरान का युद्ध चल रहा है, तब भी वहां पर हिंसा जारी है फिलिस्तीन में, गाजा में, वेस्ट बैंक को जहां पर इजराइल ने ऑक्यूपाई कर रखा है इलीगली। तो इसी 1 महीने में 16 फिलिस्तीनी बच्चों की भी जान गई है और 50 बच्चे जख्मी हुए हैं। हजारों बच्चे जख्मी
340 से ज्यादा बच्चे मारे जा चुके हैं, इस युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। इन आंकड़ों के साथ जो है, मैंने कहा कि सबसे पहले इस ब्लॉग की शुरुआत करती हूं और आइए अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जिनकी वजह से ये युद्ध जारी है और जिसमें सबसे ऊपर नाम आता है एक महाशय का जिनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। हर दिन जागते हैं, कुछ ऊल जुलूल बातें करते हैं, बयान देते हैं, असंवेदनहीनता की पराकाष्ठा है वो, और औचित्य अभी तक साबित नहीं कर पाए हैं कि आखिर ये युद्ध छिड़ी क्यों। लेकिन अब 1 महीने बाद जब उनको नजर नहीं आ रहा है कि इस युद्ध में कैसे वो जीत डिक्लेयर करें, कहने को तो रिटोरिक वो हर रोज कर देते हैं कि भाई हमने ईरान की सेना को खत्म कर दिया, ईरान की हमने नेवी को खत्म कर दिया, उनकी एयरफोर्स को हमने उड़ा दिया है। अगर ये सब कर दिया है, उनके परमाणु ठिकानों को तो आपने पिछले साल ही नेस्तनाबूद कर दिया था, तो फिर युद्ध अभी तक क्यों जारी है? युद्ध खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपको लगता है आपके हिसाब से कि आपने रिजीम भी बदल दिया है, जहां आयतुल्लाह खामनेई की जगह मुश्तबा खामनेई आ चुके हैं, आपने ईरान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, तो फिर आप क्यों हैं? तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताजा बयान दिए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ ये युद्ध 2 से 3 हफ्तों में शायद अब ये खत्म हो जाएगा। यूएस कुड बी डन विद ईरान वॉर विद इन 2 to 3 weeks। 2 महीने तक मतलब आप सोचिए कि युद्ध जारी रहेगा। I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. As you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me. Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I or 3 think we're weeks? 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave weeks, because then it there's would no be reason for us to do this. Look, problem with the Strait, a guy can take a mine, drop it in the water, and say, "Oh, it's unsafe." It's not like you're taking out an army or you're taking out a country or they can drop it. Or you can take a machine gun from the shore and shoot a few bullets at a ship, or maybe an over-the-shoulder missile, small missiles. That's not for us. That'll be for France. That'll be for whoever's using the Strait. But I think when we leave, probably that's all cleared up. Today I heard tremendous numbers of ships were sailing through. We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. And I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. They have no Navy. They have no military. They have no Air Force. They have no telecommunications. They have no anti-aircraft systems. They have no leaders. You know, their leaders are all gone. That's why we have regime change. We have nice new leaders. जबकि ईरान ने बार बार कहा है कि भाई हम तो अगले 6 महीने के लिए भी युद्ध के लिए तैयार हैं। तो आप तो मत सोचिए कि हम पर इतना दबाव बन गया है कि हम आपसे समझौता कर लेंगे। उधर जो डोनाल्ड ट्रंप के सिपा सलाहकार हैं और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी कि वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने भी कहा है कि अमेरिका जो है, जो उनकी सैन्य ऑब्जेक्टिव्स है, वो लगभग पूरी उनको अचीव कर पा रहा है और कुछ ही हफ्तों में जो है ये युद्ध खत्म हो जाएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान की एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ जो मिसाइल लॉन्चर्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स ईरान करता है, कि उन लॉन्चर्स और ड्रोन फैक्ट्रीज को भी जो है अमेरिका लगभग खत्म करने वाला है। We are well on our way. We are on or ahead of schedule on each of these 4 objectives, and we can see the finish line. हम finish line की बेहद नजदीक पहुंच चुके हैं. It's not today, it's not tomorrow. ये आज और कल नहीं है, but it's coming. ये मार्को रूबियो ने बातें कही हैं शॉन हैनिटी को फॉक्स न्यूज पर दिए गए एक इंटरव्यू में। अब देखिए, जो पश्चिमी न्यूज एजेंसी हैं वो तो लगातार बड़ी ये खबरें डाल रही हैं सोर्सेस के हवाले से कि भाई उनको अथॉरिटीज ने कहा है कि इस वक्त डायरेक्ट संदेशा जो है वो एक्सचेंज हो रहा है। ईरान में 2 लोगों के साथ अमेरिका दावा कर रहा है, बातचीत कर रहे हैं। एक उनके जो धुआंधार विदेश मंत्री हैं अब्बास अराक्ची, दूसरा जो ईरानियन मजलिस या उनके संसद के जो स्पीकर हैं मोहम्मद बागेर गालिबाफ।
और ये दोनों ही नेता सार्वजनिक रूप से बार बार इन खबरों को बेबुनियाद बता रहे हैं, फेक न्यूज बता रहे हैं। अराक्ची ने एक हिंट दिया है कि उनको रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की तरफ से, लेकिन निगोशिएशन की किसी भी खबर को उन्होंने पूरी तरीके से गलत बताया है। इनफैक्ट अब्बास अराक्ची का एक नया विजुअल आया है, जो भी आप देख रहे हैं, उनका भी और ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियां का भी, जो बताया जा रहा है कि देर रात वो लोग तेहरान में, क्योंकि वहां पर भले ही बमबारी हो रही हो इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, लोगों की जाने जा रही हो, धू धू कर आग की लपटें निकलती हुई नजर आती हैं जब जब उनके डीसैलिनेशन प्लांट, उनके फ्यूल टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन लोग डटे हुए हैं। वो सड़कों पर निकलते जरूर, इनमें से बहुत सारे लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि वो रिजीम के फैंस नहीं है, वो आयतुल्ला के फैंस नहीं है, लेकिन अपने मुल्क की हिफाजत, अपनी मुल्क की एकता के लिए वो बाहर खड़े हो रहे हैं। और इसी तरह के इस एक रैली में शामिल हुए पेजेश्कियां और अब्बास अराक्ची सार्वजनिक रूप से बीच बीच में ये दिखते रहते हैं, क्योंकि वहां पे भी स्पेकुलेशंस जारी हैं कि मुश्तबा खामनेई कहां है, वो अभी तक सामने दिखे नहीं है। एक नवरोज पर उन्होंने मैसेज जरूर दिया था जिसको ईरान टीवी ने प्रसारित किया था, और एक उनका वीडियो जारी किया गया था जिसमें वो बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रहे थे। कहा जा रहा था कि ये उनका पहला वीडियो है, लेकिन उसमें आर्ग्यूमेंट ये दिया जाता है कि भाई उनको बचा के रखना है। आप जहां उनका कोई वीडियो या फोटो पुट आउट करे तो आजकल जियो टैग, जियो लोकेशन सब कुछ पता चल जाता है, फिर वो टारगेट बन जाते हैं आसानी से। लेकिन अराक्ची और पेजेश्कियां की हिम्मत को दाद देना होगा कि ये पता है कि इतना खतरा है, लेकिन बावजूद इसके वो लोगों के बीच में पब्लिक में जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, सरप्राइज विजिट भी दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर, अब आपको बता दूं कि ये बात कही है कि वो जल्द एग्जिट करने वाले हैं, और ये भी कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हम निकलने वाले हैं। वहां जिसको जो काम है भैया आप खुद देख लो, आपकी अगर जहाज आती हैं तो आप आ जाओ वहां पर अपनी सेना को लेकर, पुलिस को लेकर, आप साझा पुलिसिंग कर लो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल बेचैन है, परेशान है, तिलमिला रहे हैं। क्या बात कही है पहले वो सुना देती हूं। We'll be leaving very soon, and if France or some other country wants to get oil or gas, they'll go up through the Strait and Hormuz Strait. They'll go right up there and they'll be able to fend for themselves. I think it'll be very safe, actually, but we have nothing to do with that. What happens in the Strait, we're not going to have anything to do with, because these countries, China will go up and they'll fuel up their beautiful ships and they'll leave and they'll take care of themselves. There's no reason for us to do it. We hit them hard. Iran trying to do? Iran was trying to build a conventional shield, in essence, have so many missiles, have so many drones that no one could attack them, and they were well on their way. We were on the verge of an Iran that had so many missiles and so many drones that no one could do anything about their nuclear weapons program in the future. That was an intolerable risk. Under no circumstances can a country run by radical Shia clerics with an apocalyptic vision of the future ever possess nuclear weapons. And under no circumstances can they be allowed to hide and protect that program and their ambitions behind a shield of missiles and drones that no one can do anything about. This was our last best chance to eliminate that conventional threat, that conventional shield that they were trying to build, and the president made the right decision to wipe it out now. That is the goal of this operation, to destroy their conventional missiles and their drone program so they can't hide behind it and finally have to deal with the world seriously about never ever having nuclear weapons. भाई डोनाल्ड ट्रंप जो ये बार बार गलियाते रहते हैं, कभी नेटो को गलियाते हैं, कभी अपने एलाइज को गलियाते हैं, कभी चीन जैसे मुल्कों को गलियाते हैं जो ईरान से तेल खरीद रहे हैं और जिनका कहना है कि भाई चीन भी आए और यहां पर साझा पुलिसिंग करे। एक सीधा सा सिंपल सा सवाल है डोनाल्ड ट्रंप से, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कब हुआ, नाकेबंदी कब शुरू हुई? 28 फरवरी के बाद ना, जब युद्ध शुरू नहीं हुआ था तो ये तो बिल्कुल फ्री था, इस चैनल पर कोई रोक टोक नहीं थी, कोई ऊर्जा संकट नहीं था दुनिया भर में। तो ये संकट क्यों गहराया, संकट के बादल आखिर क्यों छाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भाई आप हैं, बेंजामिन नेतन्याहू हैं, आप लोगों ने युद्ध की शुरुआत की है। अब जो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कह रहे हैं कि इसमें आप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन लेकर आइए, भाई ये तो मुद्दा ही नहीं था 28 फरवरी के पहले। तो अब ईरान को आप लोगों ने समझाया ना कि हॉर्मुज स्ट्रेट, जैसे सुएज कैनाल पर जो है एक टोल लगता है, और सुएज क्राइसिस भी हुई थी कुछ दशकों पहले,
आप लोगों ने समझाया ईरान को कि ये तो एक सामरिक टूल है, सामरिक हथियार है, इसको लीवरेज करो, इसका इस्तेमाल करो, और इसीलिए ईरान ने कहा कि अब हम ट्रांजिट टोल लगाएंगे। तो आप जो ये रह रहकर ज्ञान दे रहे होते हैं, नैतिकता का पाठ पढ़ रहे होते हैं कि समंदर के पानी को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, ये ब्लॉक किसने करवाया डोनाल्ड ट्रंप? ये सवाल कोई अमेरिकी पत्रकार आखिर पूछ क्यों नहीं रहा है डोनाल्ड ट्रंप से? बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों तिलमिला रहे हैं और क्यों कह रहे हैं ये सब? क्योंकि उनके अपने सहयोगी उनका साथ छोड़ रहे हैं। यूरोपियन एलाइज में अलग थलग पड़ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। स्पेन में सैंचेज जो कि फार लेफ्ट नेता हैं, वो तो पहले से ही युद्ध के खिलाफ एकदम खुलकर बोल रहे हैं। उन्होंने इस युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया। यूके जो कि अभी यूरोप का हिस्सा नहीं है ब्रेक्सिट के बाद से, लेकिन यूके के केयर स्टामर भी कंफर्टेबल नहीं है इस युद्ध को लेकर। वो भी बार बार इस बात को बार बार अंडरलाइन कर रहे हैं कि भाई हम इस युद्ध को नहीं लड़ सकते, ये हमारा युद्ध नहीं है। और मेलोनी, जिनको लेकर बड़ी खुशी होती थी, जो मोदी जी के सपोर्टर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, क्योंकि वो भी फार राइट लीडर है, उन्हीं की तरह कट्टरवाद नेता उनको माना जाता है फ्रॉम द फार राइट स्पेक्ट्रम। जॉर्जिया मेलोनी ने लगातार अब बयान देने शुरू कर दिए हैं, और नेतन्याहू के खिलाफ भी जो है यूएन के उनके ताजा बयान में उन्होंने बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है कि आई अक्यूज इजराइल ऑफ क्रॉसिंग द रेड लाइन, कि इजराइल ने एक लक्ष्मण रेखा जो है वो पार कर ली है। आई कंडेम द मैसेकर ऑफ पैलेस्टीनियन सिविलियंस। वेस्ट बैंक गाजा से, जैसे हमने कहा कि इस युद्ध के दौरान भी कहने को वहां पर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक पीस बोर्ड की बात कर रहे हैं, सीज फायर हुई थी हमास और नेतन्याहू के बीच में, लेकिन बावजूद उसके जो वहां पर सिविलियंस को मारा जा रहा है, उस पर भी जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि आई कंडेम द मैसेकर, आई अनाउंस दैट इटली विल सपोर्ट यूरोपियन सैंक्शंस अगेंस्ट इजराइल। तो सोचिए, ये जो ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी है, जो फार राइट पार्टी है, डोनाल्ड ट्रंप फार राइट नेता है, नरेंद्र मोदी राइट विंग पार्टी के नेता हैं, इन्हीं की तरह ये तो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पार्टी है, ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी। वो एक नैतिक स्टैंड ले रही हैं और वो कह रही हैं कि इजराइल ने जो है एक लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। अभी तक ये लोग कंसिस्टेंटली डिफेंड किया करते थे इजराइल के बिहेवियर को, लेकिन अब यूरोप के तमाम नेता, जिसमें आप स्पेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, इटली, नॉर्वे को देख ले, ये तमाम नेता अब खुलकर कह रहे हैं कि ये ईरान का युद्ध गलत है, फिलिस्तीन में इजराइल जो कुछ कह रहा है वो गलत है। इटली ने पहले ही जो है सिगोनेला, उस बेस को उन्होंने कहा कि यूएस एयरक्राफ्ट उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती है, उन्होंने बंद कर दिया। और अब यूरोपीय देश मिलकर कह रहे हैं कि हम इजराइल के खिलाफ सैंक्शंस लेकर आएंगे। जो दशकों से आप सोचिए यूरोप और अमेरिका मिलकर ईरान और रूस जैसे देशों पर प्रतिबंध लगाते थे कि वहां से तेल की आप खरीदारी नहीं कर सकते हैं, उनकी करेंसीज को वीकन करने की कोशिश होती थी, अब वही यूरोपीय देश डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे हैं कि हम इजराइल के खिलाफ सैंक्शंस लेकर आएंगे। मार्क कार्नी, कनाडा के पीएम, उन्होंने भी दो टूक कहा है कि लेबनान में जो ऑफेंसिव जारी है हम उसकी आलोचना करते हैं और ये इलीगल है, ये अवैध है। सुनाते हैं आपको मार्क कार्नी और मेलोनी ने क्या बातें कही हैं लेबनान को लेकर, इजराइल के रुख को लेकर। It's an illegal invasion of Lebanon. It's a violation of their territorial sovereignty, integrity, sovereignty. And the point I was making as well, from a practical perspective, the government of Lebanon has banned Hezbollah, is taking action, is trying to take action against Hezbollah and their terrorist activities and their threats to Israel, and that is the purported justification for this invasion. So we condemn it. La reazione a un'aggressione deve sempre rispettare il principio di proporzionalità. Vale per gli individui, vale a maggior ragione per gli Stati. E Israele ha superato quel limite con una guerra su larga scala che sta coinvolgendo oltre misura la popolazione civile palestinese, ed è su questo limite che lo Stato ebraico ha finito per infrangere le norme umanitarie, causando una strage tra i civili. Una scelta che l'Italia ha più volte definito inaccettabile, che porterà
al nostro voto favorevole su alcune delle sanzioni proposte dalla Commissione europea verso Israele. L'Italia c'è e ci sarà per chiunque sia disposto a lavorare a un piano serio per il rilascio degli ostaggi, un cessate il fuoco permanente, l'esclusione di Hamas da ogni dinamica di governo in Palestina, il graduale ritiro di Israele da Gaza, l'impegno della comunità internazionale nella gestione della fase successiva al cessate il fuoco fino alla realizzazione della prospettiva dei due stati. तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के साथी सहयोगी ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनका साथ दे रहे हैं, दूसरी ओर इजराइल का घेराव कर रहे हैं, और तीसरी बात है कि अमेरिका में भी भले ही डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा हो कि एक बड़ा एक अवसर है इस युद्ध की वजह से, वो देशों को कह रहे हैं कि आप आकर हमसे गैस खरीदिए जी, या तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे सॉर्ट आउट करना है वो आप समझिए, हमारा सरदर्द नहीं है। लेकिन अमेरिका में जो गैस प्राइसेस हैं वो $4 प्रति गैलन अब पहुंच गई हैं, और ये 2022 के बाद से अभी तक का सबसे हाईएस्ट प्राइस है अमेरिका के अंदर। तो वहां पर अगर गैस की कीमतें सुनने को लगे कि $4, अगर हम भारतीय रुपये में बात कर ले तो आपकी लगभग जो है 400 रुपए से कम है प्रति गैलन, लेकिन अमेरिका में इसकी पिंच कंज्यूमर्स पर आ रही है। अमेरिका में ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बहुत मुद्दे हैं। पहले वो आइस के क्रैकडाउन का मुद्दा था, ग्रीनलैंड को लेकर जो ये हमले की तैयारी कर रहे थे, लगातार जो फ्रीडम ऑफ स्पीच पर क्रैकडाउन हो रहा है, और उसके बाद ईरान युद्ध, जिसके लिए खुद उनके जो मागावर्स के समर्थक हैं वो भी राजी नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का हमेशा से एक वायदा था कि मैं वो अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं बनूंगा जो कहीं और एक युद्ध की शुरुआत करेगा और अपने सैन्य टुकड़ियों को भेजेगा। आज वेस्ट एशिया में 57,000 से ज्यादा अमेरिकी टुकड़ियां मौजूद हैं, उस सिग्नल का इंतजार कर रही हैं कि कब जमीनी स्तर पर सैन्य अभियान को शुरू करना है। ईरान में खर्क आइलैंड में पैराट्रूपर्स को उतरने हैं, उसको कब्जा करने की कोशिश करनी है। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने सारे वादों पर जो हैं वो मुकर चुके हैं। ऑल टाइम उनकी लोएस्ट अप्रूवल रेटिंग है इस वक्त अमेरिका के अंदर में, और वो अलग थलग पड़ रहे हैं विश्व मंच पर। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेट हैं कि कैसे इस युद्ध से एक एग्जिट मिल सके, जो एग्जिट नेतन्याहू उनको नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि 2 दशक लग गए नेतन्याहू को किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को कन्विंस करने में कि आइए मिलकर ईरान पर हमला करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो बाइडेन हो, बराक ओबामा हो, जॉर्ज बुश हो, सभी अमेरिकी नेताओं ने अपने ऑफिस में किसी ना किसी मुल्क को अटैक जरूर किया है, इराक, लिबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, लेकिन ईरान से हर कोई बच रहा था, क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान बतौर एक सभ्यता, ईरान बतौर एक मुल्क, ईरान के नेता बतौर एक इंस्टीट्यूशन, और ईरान की ज्योग्राफी, ये तमाम इन मुल्कों से बहुत अलग है। और वहां घुसने का मतलब है आप घुस तो अपने चॉइस के हिसाब से जा सकते हैं, लेकिन आप वहां से पुल आउट कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, अलग थलग पड़ रहे हैं वैश्विक मंच पर, और दुनिया में ऊर्जा संकट पूरी तरीके से गहरा गया है। भारत में किस तरीके से कीमतें बढ़ी हैं उस पर एक छोटा सा व्लॉग जल्द ही आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर, तो अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करके रखिएगा तमाम अलर्ट्स के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आदाब।